Good afternoon. एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं एक दो. Calculate calculate the value of calculate the value of radiation pressure radiation pressure on a surface due to light on a surface due to light on a surface due to light. It is given that 40% of light is absorbed by the surface and 60% of light is reflected. Light is reflected. Intensity दिया हुआ है, intensity of light. Intensity of light is assume normal incidence. Assume normal incidence. Assume normal incidence. तो क्या बताना है आपको? रेडिएशन प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? थ्री आई बाई फाइव से क्या सिंपल है ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. सरफेस से लाइट आ रही है तो एक होता था रिफ्लेक्शन की वजह से आता था कितना 2IA/C. हाँ 8I/5C होगा. करेक्ट. अभी आंसर करेक्ट है. और इसकी वजह से क्या होगा? अगर ये आ रहा है तो FA की वजह से आ जाता था IA/C, है ना. तो रेडिएशन प्रेशर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे A आ जाएगा और यहाँ पे R आ जाएगा, एक फैक्टर आ जाएगा सिर्फ. तो रेडिएशन प्रेशर P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? FA + FR/A. तो IA/C इंटू 0.4 प्लस 2IA/C इंटू 0.6. ये 0.6 हो जाएगा, ये 0.4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ए से कैंसल आउट हो जाएगा. ये कितना आएगा? 0.4I और ये आ जाएगा 1.2I बाय सी. तो ये हो जाएगा 1.6I/C. ये आंसर हो जाएगा. या आप आगे भी फाइंड करना चाहते 8I/5. सिंपल है. अगर फॉर्मूला लर्न कर लिया है तो सही है.
नेक्स्ट, अ पॉइंट सोर्स, ऐसा एक हेमिस्फेरिकल सरफेस, थोड़ा सही से ड्रॉ कर लेना तुम लोग। इसका रेडियस आर है, यहाँ पे एक सोर्स है, पॉइंट सोर्स, ये पॉइंट सोर्स, इसका पावर गिवन है पी नॉट, वैसे मैं स्टेटमेंट में लिखूंगा पावर पी नॉट, ऐसा दिया हुआ। पॉइंट सोर्स is placed in a hemisphere, a point source S, source S is placed as shown. Hemisphere. Find out the find out find out the value of radiation pressure, radiation pressure if light is fully absorbed by the surface of hemisphere, surface of hemisphere. A point source S is placed as shown, यहाँ पे रख दिया है, इसका रेडियस आर है। अब यहाँ से जो लाइट ऑरिजिनेट हो रही है, मतलब यहाँ से जो लाइट एमिट हो रही है सोर्स से, तो अभी इस सरफेस से जाएगी, इस साइड भी जाएगी, बट इस सरफेस पे तो आएगी। तो वो जितनी भी लाइट आके स्ट्राइक कर रही है, ये सरफेस क्या कर रहा है, उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है। क्या कर ले रहा है? एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो आपको क्या बताना है, रेडिएशन प्रेशर की वैल्यू क्या हो, रेडिएशन प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, फाइंड कीजिए, ट्राई कीजिए। नहीं, यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ से देखो, अभी यहाँ से तो लाइट हर डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे भी आएगी लाइट, एब्जॉर्ब हो जाएगी, यहाँ पे भी आएगी लाइट, ऐसे भी आएगी लाइट, करेक्ट। तो ये जो फोर्स फोर्स जो लगा रहा होगा ये लाइट, ये इस डायरेक्शन में सरफेस पे फोर्स लगाएगा एफ, यहाँ पे भी एफ मान लो,
यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा, डायरेक्शन ऐसा होगा फोर्स का, यहाँ पे भी ऐसा F1 मान लो, F2 मान लो, F डैश मान लीजिए, कुछ भी अज्यूम कर लीजिए। तो ये इसका काउंटर एलिमेंट ये रहेगा F डैश, इसका काउंटर एलिमेंट ये रहेगा F1। रहेगा या नहीं रहेगा? ऐसा रहेगा, करेक्ट है ना? तो यहाँ पे अभी क्या करना पड़ेगा, हर जगह पे, हर जगह पे वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो अपने को कोई आइडिया नहीं है, अपन सॉल्व तो कर लेंगे। इंटेंसिटी हर जगह पे सेम, यहाँ पे इंटेंसिटी की बात करो, यहाँ यहाँ पे इंटेंसिटी की बात करो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इंटेंसिटी जो रहेगी किसी भी पॉइंट पे, इसके इस सरफेस पे सरकमफेरेंस की बात कर लो, तो यहाँ पे इंटेंसिटी, इंटेंसिटी on the curved surface, intensity on the curved surface of हेमिस्फेयर, क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी की वैल्यू पी नॉट, इसका पावर पी नॉट है और आर डिस्टेंस पे है, तो ये तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3D में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस साइड पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, है ना? तो यहाँ पे कहीं पे भी फाइंड करोगे, आ गई इंटेंसिटी, अपने आ गई इंटेंसिटी, आ गई। ठीक है, तो इंटेंसिटी फाइंड कर लिया, अब फोर्स फाइंड करना पड़ेगा, तो देख लेते फोर्स कैसे फाइंड करेंगे। मैं क्या करता हूँ, इसके स्मॉल सा एलिमेंट लेता हूँ। अब ये बताओ, ये हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर में स्मॉल एलिमेंट क्या बनेगा, इसका बेसिक एलिमेंट क्या होगा? हेमिस्फेयर है, इसमें इसका बेसिक एलिमेंट क्या होता है, किससे बना होता है ये हेमिस्फेयर? सॉलिड नहीं है, हॉलो है, रिंग है ना? तो क्या किया, यहाँ से थीटा एंगल पे, यहाँ से थीटा एंगल पे डी थीटा ले लिया, सेम ऐसा ही थीटा एंगल पे डी थीटा, या इसी का थीटा एंगल पे डी थीटा लिया। अब यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा, कुछ ऐसा एलिमेंट आपको दिखेगा, ऐसा इस टाइप से, करेक्ट? कुछ ऐसा दिखेगा आप लोग, थोड़ा सही से ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसा ड्रॉ कर लो, ठीक है? ये वाला एलिमेंटल रिंग दिखेगा। तो यहाँ से जब आप यहाँ से यहाँ पे आओगे, तो ये वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा, बिकॉज आप ये वाला एलिमेंट ले रहे हो, तो इससे ये वाला पार्ट भी कवर हो जा रहा है। मतलब थीटा अगर 0 से 90 डिग्री तक वैरी करेगा, तो ये पार्ट ऑलरेडी कवर हो जाएगा। तो ये आपका एलिमेंटल रिंग है। तो ये वाला जो इसका थिकनेस आएगा, वो आ जाएगा आर डी थीटा, आर डी थीटा। और इसका जो ये वाला रेडियस है, रेडियस कितना दिखेगा, अगर मैं इसकी बात करूँ, तो ये थीटा है, या यहीं पे ऐसे मत ड्रॉ करो, इसको मत ड्रॉ करना, ऐसा ही ड्रॉ करना। ये आर है, ये थीटा है, तो ये जो रेडियस दिख रहा है अपने को, ये हो जाएगा आर साइन थीटा। क्लियर? ये हो जाएगा आर साइन थीटा। तो ये आर डी थीटा हो गया। ये एलिमेंटल रिंग है, ये क्या है, रिंग। इसको मैं एलिमेंटल रिंग बोल देता हूँ, एलिमेंटल रिंग। अब यहाँ पे अगर आप फोर्स को शो कर रहे होंगे, तो फोर्स ऐसा लग रहा होगा, डीएफ। और यहाँ पे अगर आप फोर्स को शो करेंगे डी थीटा लेकर, फोर्स ऐसा दिख रहा होगा, डीएफ। डीएफ डीएफ आ गया, रिसॉल्व करेंगे तो कुछ आएगा। तो पहले डीएफ फाइंड कर लो। तो डीएफ की वैल्यू क्या हो रही होगी, डीएफ क्या आ रहा होगा, तो डीएफ आ जा, डीएफ जो आएगा वो आई ए बाई सी होता है ना? कंप्लीट अब्जॉर्प्शन में आई ए बाई सी होता है ना, नॉर्मल तो है, सरफेस पे ऐसा आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे अपन। तो आई ए बाई सी, आई ए की जगह पे डी ए बाई सी दिखेगा, डी ए बाई सी दिखेगा। तो डीएफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, डीएफ की वैल्यू जो होगी, आई की वैल्यू हो जाएगी पी नॉट बाई 4 पाई r² इंटू सी। डी ए कितना हो जाएगा, 2 पाई r डी आर, तो 2 पाई r साइन थीटा इंटू डी आर इज आर डी थीटा। ये क्लियर है? तो यहाँ से अगर आप देखोगे, तो डीएफ की वैल्यू क्या आ गई आपको, पी नॉट आर से आर, पी नॉट साइन थीटा बाई 2r, 2r c, नहीं आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2c हो जाएगा सर, 2c इंटू डी थीटा, 2c इंटू डी
थीटा, करेक्ट। अभी अगर नेट फोर्स की बात करेंगे, इस पे नेट फोर्स की बात करोगे तो देखो इसका दो, फिर से मैं ड्रॉ कर, एक एक पॉइंट को आप समझ लीजिए। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, थीटा एंगल है, थीटा एंगल है, फोर्स ऐसा लग रहा है डीएफ, फोर्स ऐसा लग रहा है डीएफ। इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इस साइड एक इस साइड। इसको भी रिजॉल्व करोगे, एक कंपोनेंट इस साइड, एक कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डीएफ कॉस थीटा, ये भी हो जाएगा डीएफ कॉस थीटा, और ये हो जाएगा डीएफ साइन थीटा। डीएफ सही लिख रहा ना मैं, डीएफ साइन थीटा। तो ये वाला टर्म तो कैंसल आउट हो जाएगा। इस पे जो नेट फोर्स आ रहा है 2df cos थीटा आ रहा है, नेट फोर्स क्या आ रहा है 2df cos थीटा आ रहा है। एक बार मैं इसको सॉल्व करता हूँ, पहले इसको कॉपी कर। की वैल्यू क्या आ रही है 2p0/c, p0/f की वैल्यू आ रही है p0/4c है शायद। देखते हैं, कॉपी कर लिया इसको। तो यहाँ से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, एफ नेट इज 2df cos थीटा। तो बाहर कर लीजिए, df की वैल्यू क्या है p0 sin थीटा/2c इंटू डी थीटा इंटू कॉस थीटा। तो p0/2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, c हो जाएगा, और ये हो गया आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देता हूँ,
तो पी नॉट बाई टू सी, इसको ऐसे ही रख देते, 2/2, 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो जाता 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। थीटा कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, तो 0 to π/2, -π/2 to π/2 नहीं, -π/2 से π/2 नहीं कर देना, बिकॉज थीटा यहाँ से ले रहे हैं, और जब यहाँ से यहाँ पे मूव करोगे, यहाँ से यहाँ मूव करोगे, तो ये इस साइड का भी एलिमेंट कंसिडर हो जाएगा, है ना, इस साइड का, बिकॉज यहाँ पे एक एलिमेंट ले रहे हैं, तो ये भी, ये वाला पार्ट भी कंसिडर हो जा रहा है ना। तो जब यहाँ से अगर मान लो थीटा 0 होगा, यहाँ पे ये थीटा की वैल्यू कुछ होगी, तो इस साइड वाला भी आएगा, ये लिया तो इस साइड वाला खुद से आ जाएगा, बिकॉज रिंग बन रहा है। तो थीटा कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, 0 to π/2। तो ये पी नॉट बाई टू सी हो जाएगा, ये हो गया आपका साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा डी थीटा। साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या आ जाएगा, -cos 2 थीटा बाय कोएफिशिएंट ऑफ थीटा इज 2, ये 0 to π/2। तो ये आ जाएगा पी नॉट बाई 4c इंटू, ये वाली वैल्यू क्या दी हुई है, तो माइनस बाहर कर देते हैं, ये हो जाएगा cos पाई माइनस cos 0, हाँ माइनस, तो ये तो पी नॉट बाई 2c आ जाएगा फिर, है ना, पता नहीं इसलिए तब रॉन्ग किया होगा, पी नॉट बाई 4c की बना, पी नॉट बाई 2c आएगा। कहीं पे मिस्टेक तो नहीं किया ना, चेक करो यार, इसका पी नॉट बाई 2c नहीं आ रहा। से अगर मैं, नहीं नहीं नहीं, आई की वैल्यू पी नॉट बाई 2 π r² थोड़ी होगी, वो तो रॉन्ग हो जाएगा ना यार। अरे यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे सोर्स है, मुझे आर डिस्टेंस से फाइंड करना है, यहाँ पे फाइंड करना है, एक पॉइंट है, यहाँ पे भी आई इक्वल्स टू 4 π r² ही होगा। ऐसा थोड़ी कि हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर पे आई बाई टू, पी नॉट बाई 2 π r², हेमिस्फीयर पे थोड़ी डिपेंड कर रहा है ये इंटेंसिटी, इंटेंसिटी तो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है ना यार, इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे, क्लियर, कि बिकॉज पावर जो है वो ऐसा थोड़ी कि सिर्फ हेमिस्फीयर में भी आ, पावर तो पूरे स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना यार, स्प्रेड होगा, ऐसा 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 स्प्रेड होगा। तो कहीं पे भी, यहाँ पे भी फाइंड करोगे तो आई बाई 4 देख लेते कैलकुलेशन। नहीं भाई, कहाँ ऐसा कभी पढ़ाया तुमको, ऐसा कभी पढ़ाया, ये बताओ, कभी पढ़ाया ऐसा, बताया कभी मैंने ऐसा, क्या होता है समझो भाई, इतना मिस्टेक नहीं करना ये सब चीज में, सीली सा मिस्टेक हो जाएगा, इजी क्वेश्चन रॉन्ग हो क्या जाएगा। पी नॉट है, ये पॉइंट सोर्स है, इंटेंसिटी कभी सरफेस पे डिपेंड करता है, ये हेमिस्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है, कुछ भी मान लो, क्या इस पे डिपेंड करेगा इंटेंसिटी, इंटेंसिटी तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ना भाई, ये आर है, पॉइंट सोर्स है, तो इससे क्या कैसा स्प्रेड होगा, ये 3D में स्प्रेड होगा, तो आर डिस्टेंस पे यहाँ पे फाइंड करो, एक पॉइंट पे फाइंड करो ना तुम, एक पॉइंट पे फाइंड करो, ऐसा थोड़ी है कि इंटेंसिटी में यहाँ पे थोड़ी फाइंड कर रहा हूँ पूरे, इंटेंसिटी हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू यही होगी, आई इक्वल्स टू पी नॉट बाई 4 π r²। ये जो सोर्स है, इससे जो पावर जनरेट हो रहा है वो स्प्रेड होगा कितने एरिया में, 4 π r² वाले के एरिया में, बिकॉज आर डिस्टेंस पे कंसिडर कर रहे हैं इसलिए, इसका सरफेस एरिया कंसिडर नहीं करना है। हाँ पावर होता तब इसका फिर इनटू सरफेस एरिया ऑफ दिस, कुछ आई बात समझ में। वो काम मत कर देना फिर रॉन्ग हो जाएगा, बट कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया अपन ने। पी नॉट बाई 2c सही है, उसने ले लिया होगा, कुछ और लिया होगा, कंसिडर किया होगा उसने, शायद ये 2 वाला पार्ट कंसिडर नहीं किया होगा, टीएफ कॉस थीटा लिख दिया होगा, उस केस में तो फिर टीएफ कॉस थीटा लिखूंगा, तो थीटा तो फिर -π/2 से π/2 वैरी करेगा। सही है, पी नॉट बाई 2c होगा। तो यहाँ से अभी पी नॉट बाई 2c आ गया है, तो रेडिए अभी प्रेशर जो अगर अपन फाइंड करेंगे, रेडिएशन प्रेशर,
रेडिएशन प्रेशर, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको, तो फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स है ये वाला, जो फोर्स आ रहा था परपेंडिकुलर आ रहा था, करेक्ट। तो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा। या प्रेशर को अलग से फाइंड करूं क्या मैं, एक मिनट रुको, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं कर दिया अपन ने। फोर्स फाइंड कर लिया और फिर एरिया, अगर मैं अलग से फाइंड करूंगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। 2 पाई r d थीटा हो जाएगा। फोर्स तो P0/2c है, और एरिया क्या होगा, मतलब आई थिंक करेक्ट, ये आंसर मुझे लग रहा है रॉन्ग दिया हुआ, बिकॉज 2c लिख दिया ना। एरिया तो ऐसा होगा ना, बिकॉज फोर्स जो आ रहा है, हाँ वही बोलो, फोर्स तो ऐसा आ रहा है ना, परपेंडिकुलर आ रहा है ना फोर्स, तो फोर्स परपेंडिकुलर आ रहा है तो एरिया उसका जो प्रोजेक्शन होगा, मतलब बेसिकली जो ये हेमिस्फीयर आ रहा है उसका जो प्रोजेक्शन होगा πr² होगा, करेक्ट। बिकॉज फोर्स तो ऐसा आ रहा है ना, तो इसका जो एरिया है उसका प्रोजेक्शन तो यही बनेगा ना यार, प्रोजेक्टेड एरिया, करेक्ट। प्रोजेक्टेड एरिया तो πr² हो जाएगा, बिकॉज फोर्स ऐसा है, परपेंडिकुलर फोर्स, नेट फोर्स कैसा है, ऐसा, ये वाला हमेशा कैंसल आउट हो जाएगा, तो नेट फोर्स इस पे ऐसा लग रहा है, तो एरिया जब फोर्स लिखते हैं तो सॉरी प्रेशर लिखते हैं तो फोर्स अपॉन एरिया, एरिया जो लेते हैं वो परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर एरिया ये आ जाएगा, परपेंडिकुलर एरिया ये आ जाएगा, करेक्ट। तो आंसर होना चाहिए πr², यही होना चाहिए। शायद आंसर रॉन्ग दिया हुआ है इसका मतलब, तो ये हो जाएगा P0/2c πr²। इसको डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते क्या, P0/2π/c r², इसको डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, πr²I/c, सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट, ओके, सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट से फाइंड कर सकते, करेक्ट। टॉपिक नेक्स्ट लिखेंगे मैटर वेव्स, मैटर वेव्स, मैटर वेव्स।
डुअल नेचर ऑफ लाइट है, डुअल नेचर ऑफ, तो डुअल नेचर ऑफ लाइट ये थियोरी किसने दी है? प्रपोज्ड बाय, नेचर ऑफ डुअलिटी प्रपोज्ड बाय सही लिखा क्या मैंने? डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली। इसने क्या बोला? ही प्रपोज दैट, ही प्रपोज दैट अगर कोई भी, जैसे क्या होता था पहले, पहले लाइट वेव नेचर का है या पार्टिकल नेचर का है, उसमें कंफ्यूजन हो रहा था। कोई एक साइंटिस्ट बोल रहा है वेव नेचर का है, तो कोई दूसरा साइंटिस्ट बोल रहा है पार्टिकल नेचर का है। फिर डी ब्रॉगली ने क्या किया? डी ब्रॉगली, इसने बोला क्या कि कोई भी अगर पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल है ना, अगर उसके पास मोमेंटम होगा, कोई भी पार्टिकल है अगर, क्योंकि क्या होता है कि जो पार्टिकल है, पार्टिकल का जो बेसिक बेसिक कंपोनेंट होता है, पार्टिकल का बेसिक कंपोनेंट होता है मोमेंटम। बेसिक कंपोनेंट इसका होता है मोमेंटम। और जो लाइट है, वेव है, वेव का जो बेसिक कंपोनेंट होता है वो होता है वेवलेंथ। इसका जो बेसिक कंपोनेंट है वो होता है वेवलेंथ, होता है वेवलेंथ। पार्टिकल का बेसिक कंपोनेंट क्या होता है? मोमेंटम। एंड लाइट का जो वेव का जो बेसिक कंपोनेंट होता है वो होता है वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली ने क्या बोला कि अगर किसी भी पार्टिकल के पास, किसी भी, कोई भी पार्टिकल है, उसके पास अगर मोमेंटम है ना, उसके पास क्या है? मोमेंटम है। इसका मतलब ये हुआ कि उस पार्टिकल के साथ एक वेव जो है वो एसोसिएटेड होगा। कोई भी पार्टिकल है, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ लाइट की बात कर रहे हैं। कोई भी पार्टिकल है, एक ब्लॉक है, ब्लॉक मूव कर रहा है, उसके साथ भी वेव एसोसिएटेड है, वैसा है, कुछ भी होगा। तो ही प्रपोज दैट a moving particle, a moving particle having, a moving particle having linear momentum, linear momentum p, linear momentum, इसको मैं p ब्रैकेट में लिख देता हूँ, as a wave, as a wave associated with itself, as a wave associated, associated with itself, with itself, whose wavelength, whose wavelength is given as lambda equals to h by p, h by lambda equals to h by p, लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? h बाई p हो जाएगी। इसको बोलते हैं, जो लैम्डा है, बेसिक फार्मूला हो गया। इस लैम्डा को बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। h पता है प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये लीनियर मोमेंटम, लीनियर मतलब किसी भी पार्टिकल के पास लीनियर मोमेंटम है तो वो वेव नेचर शो करेगा। बट किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे या तो वो पार्टिकल नेचर शो कर रहा होगा या वेव नेचर शो कर रहा होगा। एक ही साथ वो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर शो नहीं कर सकता है, एक ही साथ वो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर शो नहीं कर सकता। ये बात आ रही है इसमें। और इसकी वैल्यू क्या हो गई? h बाय पी हो जाएगी। पी क्या है? मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। पी क्या है? मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। यहीं से आप इसको क्या कर सकते हैं? डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे लैम्डा की वैल्यू हो गई h बाई, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, h इक्वल्स टू p क्या होता है? अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला फार्मूला बन जाएगा। अगर इसी को आप थर्मोडाइनमिक्स में देखेंगे, टेम्परेचर से रिलेट करेंगे, इसी को अगर आप टेम्परेचर से रिलेट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू h बाय अंडर रूट 2m इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3 kT बाई 2 हो जाएगी।
अगर इसी को आप इलेक्ट्रोस्टैट्स में अगर आप रिलेट करोगे तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी H/2m इंटू काइनेटिक एनर्जी क्या बोल सकते हो, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, या लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, क्यू डेल्टा वी से आप रिलेट कर सकते हो। तो यहाँ से एक ये फार्मूला बन सकता है, यहाँ से एक ये फार्मूला बन सकता है। ये क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज, डेल्टा वी चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस लिख देते हैं, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एक बार इसको कॉपी कर लीजिए। इस केस में क्या है, कोई भी पार्टिकल, ऐसा नहीं कि वो लाइट हो, इलेक्ट्रॉन भी जो है वो वेव नेचर शो करता है। वो आगे एक एक्सपेरिमेंट आया है, उसमें सिर्फ मैं बता दूंगा कि ये एक्सपेरिमेंट है, बाकी ज्यादा डिटेल में उसको नहीं पढ़ेंगे। अब यहाँ से अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, कुछ पार्टिकल्स के डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में बात करें, डी ब्रॉगली वेवलेंथ associated associated with charged particle, with charged particle, जैसे इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे अपने को पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg, है ना। एंड लैम्डा इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, H/2me इंटू क्यू डेल्टा वी लिख देता हूँ मैं। अब देखो H पता है, 2 पता है, Me पता है, चार्ज पता है ना। 1.6 इंटू 10⁻⁻, मॉड क्यू लिख रहे हैं बेसिकली, -19। तो यहाँ से लैम्डा ई की जो वैल्यू होगी डायरेक्ट 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन √डेल्टा वी, वही 150 है। ये जो डेल्टा वी आएगा इन वोल्ट्स, क्या किस में लिखना है आपको, इन वोल्ट्स, बाकी सब ऐसा यूनिट में लिया इन वोल्ट्स। अगर आपने इसको लर्न कर लिया तो डायरेक्ट क्वेश्चन, जेई मेंस हो, एडवांस हो, कुछ भी होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे, डायरेक्ट सेकंड। नहीं तो वरना फिर सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ज्यादा जाएगा।
या तो 150 किसी ने बोला अंडर रूट 150, तो उससे वैसे भी लर्न कर सकते हैं, 12.27 होता है फॉर प्रोटॉन। प्रोटॉन की अगर बात करें तो इसका जो मास है, मास ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो 1.67 इंटू 66 कर दो इंटू 10 आगे 10 - 27 kg, और चार्ज तो वही होगा 1.6 इंटू 10 - 19 कूलम। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्डा पी की जो वैल्यू होगी अपने को सब पता है, 2 MP QT डेल्टा वी, करेक्ट। सबकी वैल्यू पुट करोगे तो लैम्डा पी की जो वैल्यू आएगी 0.286 एंगस्ट्रॉम अपॉन डेल्टा वी। ये भी किस में होगा, इन वोल्ट्स, तभी एंगस्ट्रॉम में है। फॉर एन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल के लिए अगर आप बात करेंगे तो अल्फा पार्टिकल जो है एम अल्फा 4 इंटू 1.66 इंटू 10 - 27 kg, एंड क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2e हो जाएगी। हेंस जब आप पुट करेंगे तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये होता है अल्फा 0.101 एंगस्ट्रॉम अपॉन अंडर रूट डेल्टा वी आ जाएगा, अंडर रूट डेल्टा वी आ जाएगा। कॉपी कर लो। कॉपी कर लो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो ये चीज आपको लर्न कर लेनी, कहीं पे भी क्वेश्चन आ सकता है इसका, सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं, कहीं पे भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ का क्वेश्चन आ सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर वेव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर वेव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर वेव्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फर्स्ट पॉइंट, ये मैटर वेव जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक in नेचर नहीं होता, क्योंकि कोई भी पार्टिकल भी शो करता है, हर पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
नेचर तो शो नहीं कर रहा होगा ना यार, सिर्फ लाइट ही शो कर रहा होगा, इसलिए मैटर वेव्स, मैटर वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, electromagnetic in nature, electromagnetic in nature. Matter waves are not electromagnetic in nature. Second, ये जो है चार्ज पे भी डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होता है। डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली और मैटर वेव, और मैटर वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इज independent of, independent of the charge on the material particle, material particle. चार्ज है या नहीं है उस पर डिपेंड करता ही नहीं है, ये सिर्फ किससे एसोसिएटेड है, मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड। इट मींस मैटर वेव, मैटर वेव is associated with moving, with every moving particle, moving particle, whether charged or uncharged, bracket में whether charged or uncharged। ठीक है, ये वैक्यूम से भी प्रोपगेट कर सकता है, इसका मतलब ये मैकेनिकल वेव नहीं होगा, है ना। मैटर वेव, मैटर waves can propagate, propagate in vacuum, in vacuum, hence they are not, hence they are not mechanical waves, waves। फोर्थ, फेज वेलोसिटी जो होगी इसकी ग्रेटर हो सकती है स्पीड ऑफ लाइट्स, द फेज वेलोसिटी ऑफ द मैटर वेव, मैटर वेव can be greater than, greater than the speed of light, speed of light, speed of light से ग्रेटर हो सकती है इसकी स्पीड, किसी मैटर वेव की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से ग्रेटर हो सकती है। जैसे अगर आप ऐसे लिखोगे, मैटर वेव लिख देता हूँ v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, वेव है तो एफ लैम्डा तो वैलिड होगा, है ना। इसको आप क्या लिख सकते हैं, एफ क्या हो जाएगा, ई अपॉन एच, है ना। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू, तो ये एच, लैम्डा क्या हो जाएगा एच बाई पी। अब एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, एम सी स्क्वायर, एच से एच कैंसल आउट हो गया, पी क्या हो जाएगा एम इंटू वी, कोई भी पार्टिकल, ये पार्टिकल के लिए आ रहा है ना, तो कोई भी पार्टिकल है तो ये जाएगा, तो यहाँ से सी स्क्वायर बाई वी हो जाएगा। अब सिंस एज द पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल की वेलोसिटी जो है कांट बी ग्रेटर देन सी, तो वी इज लेस देन सी, हेंस वी एम डब्ल्यू इज ग्रेटर देन सी। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। कॉपी कर लीजिए इस पॉइंट्स।
कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे। An alpha particle, and a proton are accelerated from rest by a potential difference of by a potential difference of 100 volt. After this, their de Broglie wavelengths are lambda alpha and lambda p respectively. Find the ratio of lambda p upon lambda alpha to the nearest integer. करेक्ट आंसर। ये जो एडवांस में आया हूँ, इस बार नहीं आया, पहले आया। कोई भी इलेक्ट्रॉन है, कोई पार्टिकल है, कुछ भी है, उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो सकता है। तो ये जो मैटर वेव है या डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, वो सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स से एसोसिएटेड नहीं है ना, किसी भी चैप्टर में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। सिर्फ वेवलेंथ फाइंड करना होगा उसमें। तो आपको मोमेंटम फाइंड करना है। मोमेंटम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो इलेक्ट्रोस्टैट में भी फाइंड कर सकते हैं आप, मैग्नेटिज्म में भी फाइंड कर सकते हैं, मैकेनिक्स में भी फाइंड कर सकते हैं, तो कहीं पे भी आ सकते हैं। सिर्फ फार्मूला पता होना चाहिए कि लैम्डा की जो वैल्यू होती है वो h/p। कुछ करना नहीं है, अगर आपने लर्न कर लिया है तो लैम्डा पी को लिखेंगे 0.286 एंगस्ट्रॉम अपॉन डेल्टा वी, या वी लिख दो, एंड लैम्डा अल्फा इज 0.101 एंगस्ट्रॉम अपॉन अंडर रूट डेल्टा वी, या सिर्फ वी भी लिखा तो चलेगा। एंड लैम्डा पी बाय लैम्डा अल्फा की जो वैल्यू होगी 0, लैम्डा वी क्या है, सेम है दोनों के लिए 100 वोल्ट, तो 0.286 by 0.101, since delta V equals to 100 volt, सेम है दोनों के लिए। therefore lambda p by lambda alpha की वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इंटीजर जो नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही आंसर हो गया, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट
A proton is fired from. A proton is fired from very far away towards a nucleus, with charge Q equals to 120 E. 120, where E पता है, where is the electronic charge, where E is the electronic charge. It makes a closest approach. It makes a closest approach of 10 Fermi to the nucleus. Find the de Broglie wavelength. De Broglie wavelength. Find the de Broglie wavelength in units of Fermi. FM in units of Fermi. Yes. 10 raised to minus 15 of photon at its start. Take MP is 5 by 3 into 10 raised to minus 27 kg. H by E is 4.2 into 10 raised to minus 15 joule second per coulomb. K पता है, K की वैल्यू भी 9 into 10 raised to 9 Newton meter square per coulomb square, and 1 FM is 10 raised to minus 15 meter. ये सब गिवन है, ये सब फाइंड करो, देखो कितना आ रहा है. तो फर्स्ट आपको पहले वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी आपको. इनिशियल वेलोसिटी आएगी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी से आएगी इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा बेटर है फाइंड कर लीजिए मोमेंटम. क्या फाइंड कर लीजिए? मोमेंटम. करेक्ट आंसर.
तो यहाँ से क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं। क्या बोल रहे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से मुझे मोमेंटम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा। तो पहले इन्फिनिटी पे था, प्रोटॉन है प्लस ई, इन्फिनिटी पे था पहले आर इन्फिनिटी, यहाँ पे कोई न्यूक्लियस है और इसका 120 ई है प्लस 120, यहाँ पे इसका कोई मोमेंटम रहा होगा जब ये सपोज यहाँ पे आया, जब इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया यार, 10 फर्मी ना, 10 फर्मी, यहाँ पे इसका मोमेंटम जो है पी फाइनल 0 हो चुका है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी में इसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो जाएगी, फाइनल में इसकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, है ना, काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगी। तो इसको पी के टर्म्स में लिखो, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई 2 है, करेक्ट। यू फाइनल क्या हो जाएगा, के 120 ई इंटू ई अपॉन आर प्लस 0। तो यहाँ से पी स्क्वायर अपॉन 2m, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 120 ई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻15। तो पी स्क्वायर की वैल्यू, ई स्क्वायर को ऐसे ही रखो बिकॉज मुझे एच बाई ई की वैल्यू पता है, तो कहीं ना कहीं वो आ सकता है इसको, इसलिए मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ। टू मास की वैल्यू पुट कर दीजिए 5/3 इंटू 10⁻⁻27, और ये दिया हुआ है 10 इंटू 10⁻⁻15, करेक्ट। तो 5 से 2 टाइम्स में जाएगा, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, 3 से 3 टाइम्स में जाएगा। तो यहाँ से पी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, ई स्क्वायर इंटू 360 इंटू ये कितना आ जाएगा यार, ऊपर आएगा 24 आ जाएगा, 10⁻⁻³ हो जाएगा। सही आया क्या मुझे, 10⁻³ देख लेते हैं। अभी लामडा जो बना, लामडा क्या होता है, तो लामडा इज एच बाई पी, तो लामडा स्क्वायर कर देता हूँ, चलेगा क्या, एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। तो लामडा स्क्वायर इज एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर इज ई स्क्वायर इंटू 360, 360 इंटू 10⁻⁻² कर देते ज्यादा बेटर। तो लामडा की वो जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी एच बाई ई इंटू 6 इंटू 10⁻⁻1। एच बाई ई की वैल्यू कुछ गिवन है 4.2 इंटू 10⁻⁻15, करेक्ट। और ये हो जाएगा 10 और ये आ जाएगा 6, 10 को यहाँ तो 7 इंटू 10⁻⁻15 आ गया, मतलब 7 फॉर मी, 7 क्लियर है, कॉपी कर लो। देख रहे हो इलेक्ट्रोस्टैट्स आ गया, इस टाइप से हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स आ सकता है। अभी एक मैकेनिक्स वाला पार्ट भी इसमें ये करता हूँ, देखो देखो क्या आंसर है। सिर्फ पूछेगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ एच बाई पी, आपको कैसे भी कोई भी कॉन्सेप्ट लगा के पी की वैल्यू फाइंड करनी, क्या करना होगा, पी की वैल्यू फाइंड करनी होगी सिर्फ, कैसा भी करो और पी फाइंड करो, या डायरेक्ट पी फाइंड कर लो, यहाँ से पी आ जाएगा, है ना, स्क्वायर है सब स्क्वायर में है, तो ई के टर्म्स में डायरेक्ट आ जाएगा, तो एच बाई पी लिख सकते हैं, एच बाई पी भी लिखेंगे तो आ जाएगा।
Done. A particle A of mass m and initial velocity v collides with a particle b. देखो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, क्या है मैटर वेव, लैम्डा इक्वल्स टू h by p, बस और कुछ भी नहीं. A particle A of mass m and initial velocity v collides with a particle b of mass m by 2 which is at rest. The collision is head on and elastic. Find the ratio of de Broglie wavelengths lambda a and lambda b after the collision. Question simple, but वही de Broglie लगा दी after collision. Two answer two given. Mass m, initial velocity v, mass m by 2 b है और ये रेस्ट. After collision, let's say velocity of this is v1, velocity of a is v1 and velocity of b is v2. Before collision है, after collision क्या करना पड़ेगा, p initial equals to, यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, p initial equals to p final. तो इनिशियल क्या है, mv plus 0 equals to mv1 plus m by 2 v2. m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, v equals to v1 plus v2 by 2. एक इक्वेशन यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हो, v equals to 2v1 plus v2. इक्वेशन 1 हो गई. एंड e की वैल्यू 1 हो जाएगी, हेड ऑन है, v2 minus v1 by v minus 0 equals to 1. करेक्ट. तो v2 minus v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, v हो जाएगी, v1 की वैल्यू v हो जाएगी. अब पुट कर दो वैल्यू, v2 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, तो ये 2v minus 2v1 minus v1 equals to v. कहाँ से है ये, फ्रॉम 1. तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको इस साइड लाओ, 2v minus v equals to 3v1. therefore v1 equals to v by 3. and v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2v minus 2v1, तो ये हो जाएगा 2v minus 2v by 3, तो ये हो जाएगा 4v by 3. करेक्ट, 4v by 3.
तो यहाँ से क्या जाएगा, लैम्डा ए बाय लैम्डा बी इज एम वी वन, पहले एम वी वन लिखो, एम बाय टू वी टू, तो एम इंटू वी बाय थ्री अपॉन एम बाय टू इंटू, रॉन्ग कर दिया क्या, इनवर्सली है ना, एम बी वी टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लैम्डा इक्वल्स टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वल्स टू एच बाई पी है ना, मतलब एच बाई एम बी, hence inversely proportional है, तो lambda a by lambda b is mb into v2 by ma into v1, m by 2 into 4 by 3 v m into v by 3, आंसर 2 हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। टॉपिक यस यस, सिर्फ बस एक फार्मूला लर्न कर लेना, लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई, और कुछ नहीं, कहीं भी क्वेश्चन पूछ के आंसर आ जाए। एक और क्वेश्चन करेंगे हम, देखते हैं। डन, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, बट यही है कि कहीं पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तुमने मैग्नेटिज्म पढ़ा होता तो एक क्वेश्चन आया था, जब तुम्हारा मैग्नेटिज्म में रेडियस हो जाए ना, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, तो बताना, एक फार्मूला होता है, सिर्फ एक फार्मूला होता है, इसलिए मैं नहीं बता रहा, डायरेक्ट फार्मूला लिखूंगा तो तुमको समझेगा नहीं कि ये फार्मूला कहाँ से आया। रेडियस पढ़ लोगे ना, उसमें बताना, एक क्वेश्चन कराऊंगा इसी बार आया है, हो जाएगा आराम से होगा, यही एडवांस। सल्फर एग्जैक्टली तो याद नहीं, देखना पड़ेगा, पेपर शायद पेपर 2 में है क्वेश्चन में शायद, हाँ पेपर 2 में है फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ सल्फर कुछ तो वैसा ही है, हाँ कुछ तो है, लास्ट में देखना इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 17 शायद, सल्फर का ही है कुछ, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट हाँ कुछ वैसा है, देखेंगे आप। एक क्वेश्चन ऐसा है, व्हेन photons of energy, photons of energy 4.25 electron volt strike the surface of a metal, surface of a metal A, metal A, the ejected photoelectrons, the ejected photoelectrons, electrons have maximum kinetic energy TA, इसको बोल दिया TA, expressed in electron volt, expressed in electron volt, and de Broglie wavelength, and de Broglie wavelength, de Broglie wavelength lambda A. The maximum kinetic energy, the maximum kinetic energy liberated from another metal, liberated from another metal, B by photons of energy, by photons of energy
4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज टीबी, और टीबी की वैल्यू इसने दी हुई है टीए माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. If the de Broglie wavelength of these photoelectrons is de Broglie wavelength of these photoelectrons is lambda b equals to 2 lambda a. वैसा कुछ नहीं दिया हुआ एंगस्ट्रॉम में, वैसा कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, वो समझ में आ जाएगा. then find first the work function of metal A, the work function of metal A and B, work function of metal A and B. Second, the maximum kinetic energy of electron ejected from metal A, the maximum kinetic energy TA of the electrons ejected from metal A, ejected from metal. ट्राई करो एक बार, देखो कितना आ रहा है. सेकेंड का आंसर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है. टी ए करेक्ट, सही आंसर है. अब एक आ गया तो बाकी सब आ जाएगा. टू 2.25 एंड 4.2 करेक्ट, सही है. देखो यहाँ से लैम्डा गिवन है, लैम्डा बी इक्वल्स टू 2 लैम्डा ए. इलेक्ट्रॉन है उसका लैम्डा होगा, तो इलेक्ट्रॉन का लैम्डा कितना आएगा? फोटोन को h बाई पी नहीं लिख पाओगे, mv करके नहीं लिख पाओगे, वो e बाई सी कुछ ऐसा बताऊंगा. लैम्डा बी को क्या लिखोगे आप? h बाई 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन है तो इंटू काइनेटिक एनर्जी को टी भी लिख देता हूँ, चलेगा. यहाँ से 2 इंटू एच बाई 2m ई इंटू टी ए, देखो कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? टी ए इक्वल्स टू 2 टी बी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो टी ए इक्वल्स टू 4 टी बी. टी ए इक्वल्स टू 4 टी बी की वैल्यू क्या है? टी ए माइनस 1.5, तो ये आ जाएगा आपका टी ए इक्वल्स टू 4 टी ए माइनस 6, तो 6 इक्वल्स टू ये इस साइड आएगा तो 4 टी ए माइनस टी ए, तो 6 इक्वल्स टू 3 टी ए, देयरफॉर टी ए इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. टी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एंड अब तो सिंपल हो गया है ना. पहले
E1 equals to phi 1 plus TA. E1 की वैल्यू 4.25 है, phi 1 TA की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो यहाँ से phi 1 की वैल्यू हो जाएगी 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी phi 1 phi 2 plus TB. E2 is 4.7, phi 2, TB is TA minus 1.5. 4.7 equals to phi 2, TA is 2 minus 1.5, तो यहाँ से 0.5 हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू 4. मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन जो होता है ना, वो दिखने में लगेगा अरे क्या है, कौन रीड करेगा क्वेश्चन, बट सॉल्यूशन सिंपल होता है, सॉल्यूशन जो आएगा वो सिंपल होता है. कितना टाइम हो रहा है, स्टार्ट करें दूसरा चैप्टर या इसी में क्वेश्चन करा दूँ एक. देखो ये क्वेश्चन भी है. Assume that the de Broglie wavelength, de Broglie wave associated, a matter wave associated with an electron can form a standing wave. देखो standing wave आ गया है, standing wave between the atoms arranged in one dimension, in one dimensional array. मतलब वन डायमेंशनल है ऐसा समझ लो, with nodes at each of the atomic sites, each of the atomic sites. It is found that one such a standing wave is formed, one such standing wave is formed if the distance d between the atoms is 2 angstrom. A similar standing wave is again formed if d is increased to
to 2.5 angstrom, but not for any intermediate value, but not for any intermediate value. Find the energy of the electron find the energy of the electron find the energy of the electron in electron volt and the least value of d and the least value of d for which the standing wave for which the standing wave of the type described above can form. कॉपी करो, ट्राई करो, देखो क्या आ रहा है. लूप बन रहा है ना, लूप बन रहा है. जब भी 2 एंगस्ट्रॉम है डिस्टेंस तभी भी स्टैंडिंग वेव आ रहा है, और जब भी 2.5 हो जा रहा है तभी भी स्टैंडिंग वेव आ रहा है. बट दोनों केस में नंबर ऑफ लूप्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाए, मतलब डिफरेंट रहेगा. कोई इंटरमीडिएट नहीं आएगा, इंटरमीडिएट वैल्यू नहीं आएगी. हाँ, एनर्जी तो वही होगी ना, एनर्जी हो ना. वो फिर लैम्डा फाइंड करोगे, लैम्डा से एनर्जी दिखेगा तुम. लैम्डा इक्वल्स टू h/√2m इनटू काइनेटिक एनर्जी, वहां से दिखेगा. डी मिनिमम इज 0.5. करेक्ट. लैम्डा 1 आया, 1 एंगस्ट्रॉम. हाँ सही है. फाइंड करो एक बार, देखो क्या आ रहा है उससे, काइनेटिक एनर्जी h, फिर लैम्डा वाला पार्ट लगाओ ना, वहां से स्क्वायर आ जाएगा, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करने का कोई मतलब नहीं है. पुट करो, देखो कितना आ रहा है. कुछ कैलकुलेशन जाएगा बट आंसर बताओ. काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है. हाँ वो सही है तुम्हारा. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करो, जूल में सही आया. 2.415 इंटू 10⁻17 जूल. करेक्ट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करो, नहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻19 आ जाएगा आंसर. दिखने में लग रहा है कि अरे ये क्या है, बट क्वेश्चन सिंपल है. Assume that the de Broglie wave associated with an electron can form a standing wave between the atoms. 150, हाँ सही है. 150.8 आ रहा है. हाँ 150.8 आ रहा है. इलेक्ट्रॉन वोल्ट सही है. 150.6 भी आया. करेक्ट. Assume that the de Broglie wave associated with an electron can form a standing wave between the atoms arranged in one-dimensional array with nodes at each of the atomic sites. है ना. It is formed that one such a standing wave is formed of the distance. तो कैसा ऐसा मान ले, नंबर ऑफ लूप्स पता है नहीं, कोई आइडिया नहीं है कितने लूप्स है, तो कुछ ऐसे अज्यूम कर लेते, कुछ इस टाइप से रहे होंगे n लूप्स. एक में क्या बन रहा है, पहले वाले में n लूप्स, और इसी का जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ये वाली वैल्यू दी हुई है 2 एंगस्ट्रॉम. तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, एक लूप का वेवलेंथ कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा, लैम्डा बाई 2. तो लैम्डा बाई 2 इंटू n
इक्वल्स टू 2 एंगस्ट्रॉम में आएगा इक्वेशन 1। सेकेंड में क्या होगा, 2.5 है तो कितने लूप्स बन जाएंगे, अभी इंटरमीडिएट तो कोई नहीं बन रहा है, मतलब n से ग्रेटर होगा, बट इंटरमीडिएट नहीं है। ऐसा नहीं कि n प्लस, हाँ ऐसा नहीं कि n प्लस हाफ कर दिया कुछ कर दिया, वैसा नहीं, इस टाइप से। तो इसमें जो लूप आएंगे λ/2, इसमें जो लूप आएंगे वो n+1 लूप्स आएंगे। क्वेश्चन खत्म, यहीं पे हो गया। इसका जो डिस्टेंस है वो 2.5 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन। ये क्या हो जाएगा, n+1 λ/2 इक्वल्स टू 2.5। तो यहाँ से n λ/2 प्लस λ/2 इक्वल्स टू 2.5 पुट कर दो वैल्यू यहाँ से, n λ/2 की वैल्यू, n λ/2 की वैल्यू 2 है, λ/2 इक्वल्स टू 2.5 कहाँ से आए हैं, फ्रॉम 1, फ्रॉम 1। तो यहाँ से λ/2 की वैल्यू हो जाएगी 0.5 और ये इस साइड आएगा तो लैम्डा हो जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम। यही फाइंड करना था और कुछ आगे फाइंड नहीं करना, आगे तो सिंपल सिर्फ लैम्डा फाइंड करना था। लैम्डा फाइंड हो गया, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ गई, और लैम्डा आ गया तो डी आ जाएगा, लैम्डा आया तो डी मिनिमम हो जाएगा। डी मिनिमम क्या होगा, मिनिमम कितने लूप्स हो सकते हैं, मिनिमम 1। अरे मिनिमम कितने लूप होंगे, 1, 1 का मतलब λ/2 मतलब 0.5 एंगस्ट्रॉम। कॉपी कर लो इसको। डन। यहाँ से भी काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी ना, लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, h/p। लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी h/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। यस, उससे भी फाइन कर सकते, करेक्ट। तो बट काइनेटिक एनर्जी 150 आएगा क्या, वो थोड़ा देखना पड़ेगा ना, 150 वाला पार्ट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड तो करना ही पड़ेगा ना फिर। ये ऐसा कर दो, ये 1 एंगस्ट्रॉम है, इसको तुम ऐसा कर दो, फिर आएगा आंसर h2m इंटू, इसको तुम ऐसा लिखोगे ना, काइनेटिक एनर्जी चाहिए तुमको, ई से ई कर दो, क्यू डेल्टा वी लिख देते ना, क्यू डेल्टा वी, करेक्ट। तो वो कुछ वैसा टर्म दिखेगा आपको, ई से डिवाइड कर दो, ई से मल्टीप्लाई, ऐसा। तो अभी ये तुम्हारा डायरेक्ट आंसर जो आएगा है ना, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, जो तुम बोल रहे आ जाएगा। तो ये वाला जो टर्म है h/2me, यही आता था कितना, ये आता था, ये वाली वैल्यू कितनी आती, तो वो रूट में लिखोगे तो 150, वैसे 12.27 एंगस्ट्रॉम आना, अंडर रूट हो जाएगा के ये अपॉन, इसको इस साइड लाओ, एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम कैंसल आउट हो जाएगा, इसको इस साइड लाओ, काइनेटिक एनर्जी अपॉन ई की जो वैल्यू होगी अंडर रूट में, ये स्क्वायर करेंगे तो 150 दिखेगा अपने को, ये कितना दिखेगा 150। अच्छा ये वोल्ट में आएगा, ये किस में आएगा, वोल्ट में आएगा। तो आई थिंक के ई की वैल्यू, इजी कैलकुलेशन यही है, अप्रोक्सीमेशन लेके 150 लगता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अप्रोक्सीमेशन, इसीलिए वैसे आंसर इसका दिया 150.8।
बट ऐसे भी ये भी सही, ये भी सही। या यहाँ से v फाइंड कर लेते, v फिर काइनेटिक एनर्जी E, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता Q डेल्टा V, तो E इंटू डेल्टा V की वैल्यू आ जाती, तो वही है। क्लियर है? तो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आए थोड़ा आराम से, अब देखो एक दो चीज मैं ऐसे ही बता देता हूँ, वो आपको जैसे कुछ कुछ चीजें होगी जो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगी और आपको जो है वहीं पे उसको देख लेना। कभी क्वेश्चन आया नहीं है बट फिर भी जैसे एक एक्सपेरिमेंट है, डेविस जर्मन एंड डिवीजन एक्सपेरिमेंट, डिवीजन तो नहीं डेविएशन करके होता था यार, एक बार देख लेना शायद, डिवीजन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, जर्मर जर्मर एक्सपेरिमेंट करके कुछ होता है, एनसीईआरटी में मिल जाएगा, एक बार उसको तुम रीड कर लेना। वैसे मैं बता देता हूँ कि एक्जेक्टली क्या था ये डेविएशन, हाँ ऐसा ही है कुछ, एक बार चेक कर लेना, एनसीईआरटी में होगा ये क्या है, मैं वो बता देता हूँ। दे एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट, क्या प्रूव किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड प्रूव दैट electrons electrons show interference, मतलब वेव नेचर, बोलने का मतलब ये इंटरफेरेंस when they are when they are scattered when they are scattered from the surface of metal crystal, from the surface of metal crystal। तो अगर कभी बाई चांस आएगा भी क्वेश्चन, अगर सपोज आएगा भी तो मेंस में आएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का जो है इलेक्ट्रॉन वेव नेचर का है, ये कौन सा एक्सपेरिमेंट शो कर रहा है, तो डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, एनसीईआरटी में है, एक बार रीड कर लेना, ठीक है, इसको रीड जरूर करना है एक बार, क्या एक्सपेरिमेंट होता है, कैसे जा रहा है, कहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, कहाँ से स्कैटर्ड हो रहा है। क्लियर है? एक बार ये भी देख लेना ये सही है या कुछ कहीं पे। क्लियर? अरे आया ना, तो एनसीईआरटी से इसको जरूर देखिए, ये आएगा भी तो मेंस में आएगा, सिर्फ एक्सपेरिमेंट है और कुछ नहीं, इससे क्वेश्चन नहीं, मतलब क्वेश्चन का मतलब जो है वो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन नहीं बनेगा, होगा तो वही थियरी वाला, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इंटरफेरेंस शो करता है, वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है, तो ये बस, और कुछ नहीं। हाँ ठीक है, डेविएशन एंड जर्मन सही, जर्मर एक्सपेरिमेंट, तो एनसीईआरटी से आप उसको रीड कर लेना, आपको क्या कर लेना है, इसको रीड कर लेना, कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही शो करता है, वो देखिएगा कहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, बस। नेक्स्ट, अगर मुझे जैसे वेवलेंथ ऑफ फोटोन देखना है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन देखना है, तो मैं ऐसा लिखूंगा लैम्डा इक्वल्स टू h/p, बट मैं यहाँ पे एम भी तो नहीं लगाऊंगा ना, ये हो जाएगा E/c, करेक्ट। पी की वैल्यू क्या होती है फोटोन में, पी की वैल्यू क्या होती है E/c। अगर मुझे वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना है, फाइंड करना है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से लैम्डा ई की वैल्यू h/p, h/m इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? या वही काइनेटिक एनर्जी से रिलेट कर दिया, ये कर दिया, ये हुआ। नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा अपना, ऐसे बता रहा हूँ, अभी कुछ स्टार्ट नहीं करूंगा, 10 मिनट से इसलिए स्टार्ट नहीं करूंगा, बता रहा हूँ क्या पढ़ेंगे। तो ये आपका फर्स्ट जो है चैप्टर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर तुमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, बट मैं तो पढ़ाऊंगा ही उसको, ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री में पढ़ा तो छोड़ दूंगा, पढ़ाऊंगा, बट देखो मैं डाल्टन एटॉमिक थियरी नहीं बताऊंगा, थॉमसन मॉडल नहीं बताने वाला हूँ, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट नहीं बताने वाला। क्लियर है? डाल्टन एटॉमिक थियरी, थॉमसन थॉमसन मॉडल एंड रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट,
ये आप एक बार रिवाइज कर लीजिए केमिस्ट्री के नोटबुक्स। मैं स्टार्ट करूंगा बोर मॉडल से स्टार्ट करूंगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर, और इसमें 2 लेक्चर है, तो आई थिंक 2 लेक्चर्स में हो जाना चाहिए। नहीं होगा तो एक और लेक्चर लगेगा, और क्या। तो इस मंथ में अगर 3 लेक्चर्स लगा तो इस मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। फिर 3 लेक्चर्स लगाना इस मंथ में, नहीं तो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगा अपना ये वाला चैप्टर। ये वाला मतलब मॉडर्न फिजिक्स। मैक्सिमम 3 लेक्चर्स जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। बाकी सब जो चैप्टर है वो एक एक लेक्चर का ही है, 1 लेक्चर 1 लेक्चर 1 लेक्चर बहुत होंगे। एक्सरेज 1 लेक्चर, न्यूक्लियर फिजिक्स 1 लेक्चर, रेडियो एक्टिविटी 1 लेक्चर। तो 3 लेक्चर, अगर मान लू मैक्सिमम 4 लेक्चर भी उसमें दे दिया और 2 लेक्चर्स या 3 लेक्चर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर में दे दिया, तो 4 3 7, 7 में 2 लेक्चर है अपना इस वीक में, 2 लेक्चर्स। नेक्स्ट वीक अगर 3 लगा, नेक्स्ट वीक भी 3 लगा, तो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो होपफुली नवंबर के फर्स्ट वीक से पहले आई थिंक कंप्लीट हो जाना चाहिए। यस, मॉडर्न फिजिक्स लास्ट है। उसके बाद मेंस का कुछ टॉपिक आता है, जैसे ये वाला पार्ट, सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन सिस्टम देखेंगे अपन। वो लगेगा तो उसको भी पढ़ा दूंगा मैं। वो कभी कभी होता है कंबाइन करके लगा देते हैं, या फिर अलग से लगेगा तो मैं पढ़ा दूंगा। क्लियर? चलो आज के लिए इतना ही रहेगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में बोर मॉडल के साथ। बाय बाय। ठीक। यूनिट एंड डायमेंशन नहीं हुआ है क्या? यूनिट एंड डायमेंशन, एरर एंड मेजरमेंट नहीं। कंप्लीट होने के बाद, ये ट्रैक कंप्लीट होने के बाद मुझे लग रहा है मेंस वाला लेक्चर लगेगा। मेंस का लेक्चर लगेगा, या फिर यूनिट एंड डायमेंशन, एरर मेजरमेंट, है ना, एक्सपेरिमेंट वाला टाइप, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, ये सब वाला, तो शायद वो सब लगेगा। हाँ रिवीजन तो होगा, ऐसा नहीं कि रिवीजन नहीं होगा। इसका एरर एंड मेजरमेंट कहाँ, एक क्वेश्चन किस में आया था? एडवांस में आया था। एडवांस में भी आया था क्या? मेंस में तो एमटी के मेंस में आया या एडवांस में? मेंस में था ना। हाँ मेंस में मुझे बोला गया एक क्वेश्चन देने के लिए, तो मैंने देखा तो एक क्वेश्चन था मेंस में, हाँ शायद। हाँ इजी था बट था। तो पता नहीं अभी पढ़ाया गया है नहीं पढ़ाया गया, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। देखा था पेपर मैंने, हाँ था एक मेंस का। एडवांस का तो पता नहीं मुझे था या नहीं था। मेंस में था एक क्वेश्चन। कोई नहीं, चलो वो सब होगा। होना तो है ही यार। अरे नहीं होगा तो अपन थोड़ा पहले तो दूसरे बैचेस से आए, मुझे तो लग रहा है कि पहले अपना कंप्लीट हो जाना चाहिए, बिकॉज 3 लेक्चर्स तो पहले ले लिया है, तो कंप्लीट हो जाएगा। और अपना डाउट लेक्चर भी अगर हर वीक लग रहा है, इस वीक तो नहीं लगा डाउट लेक्चर, अगर हर वीक डाउट लेक्चर लगेगा तो मान लो कि 2-3 डाउट लेक्चर, 2 डाउट लेक्चर में अपन डिस्कस कर लेंगे बुकलेट, एक डाउट लेक्चर में होगा, नहीं तो यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ लेंगे। वो पता नहीं यार। हाँ तो उस वीक मैं नहीं ले सकता, बिकॉज ऑलरेडी मेरा 3-4 लेक्चर्स है उस दिन, 3 लेक्चर्स है, तो फिर मैं नहीं ले पाऊंगा उस दिन। ठीक है। होमवर्क एक बार दे चेक कर लेता हूँ, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी होगा बताता हूँ। ठीक है, वैसे एक बार मैं देख लेता हूँ होमवर्क, क्योंकि बुकलेट में मिक्स होता है क्वेश्चन, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैटर वेव्स का जो भी होगा मैं बताता हूँ। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर। हाँ इस साल मैथ्स का पेपर टफ था, बट एक स्टूडेंट है जिसको आ रहा है 348 आ रहा है यार। 348 आउट ऑफ 360, 96.66 कुछ वैसा आ रहा है। आज तक इतना मार्क्स नहीं आया है जेईई एडवांस में किसी को। हिस्ट्री बन जाएगा वो। नहीं पेस का नहीं है वो। वो पेस का नहीं है। बट एक को आ रहा है 348। फिजिक्स पेपर बहुत इजी था ना, मैथ्स टफ था एज कम्पेयर टू फिजिक्स केमिस्ट्री, बोलो तो मैथ्स टफ था। फिजिक्स इजी था एज कम्पेयर टू लास्ट 2 इयर्स, देखो ना 2 इयर्स में तो काफी टफ ही पूछ रहे थे क्वेश्चन, बहुत टफ था लास्ट 2 इयर्स में। 19 20, बट इस बार तो
ऐसा ही पेपर होना चाहिए भाई। 203 आया क्या, सही है, अच्छा है। पढ़ोगे तो हो जाएगा, है ना, पढ़ोगे तो आराम से आ जाएगा यार, अच्छे से पढ़ो, आ जाएगा। ठीक है चलो। 200 देखो, ये एडवांस में जिसको 200 आ गया ना, 200 से ऊपर आ गया, इसका मतलब एक अच्छी रैंक, 200 आने का मतलब अच्छी रैंक, बहुत अच्छी। 200 का मतलब यही, बहुत अच्छी रैंक, कहीं ना कहीं अच्छे कॉलेज में मिल जाएगा उसको, अच्छा ब्रांच भी मिल जाएगा।